10 साल तक 3 से 18 साल की लड़कियों के साथ ऐसा क्राइम होता रहा और पूरा सिस्टम चुप रहा। नाउ 2026 में कोर्ट ने दिया रेयरेस्ट ऑफ रेयर वर्डिक्ट, सजाए मौत। ये केस सिर्फ एक गांव का नहीं था, ये एक इंटरनेशनल चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क का पार्ट था। इंटरपोल अलर्ट, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और पीओसीएसओ एक्ट, और एक ऐसा सच जो 10 साल तक दबा रहा। कभी आपने सोचा है, एक छोटा सा रूरल एरिया जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ भी इतना डार्क सीक्रेट छुपा हो सकता है? या फिर लोग जानते थे पर बोलते नहीं थे? ये पूरा केस रिवॉल्व करता है एक पावरफुल इंडियन लॉ के अराउंड। पीओसीएसओ एक्ट फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। एक ऐसा कानून जो बना ही इसलिए था कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन सवाल ये है, जब लॉ इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्राइम 10 साल तक चलता कैसे रहा? 2010 से 2020 तक पूरे 10 साल। फिर 2020 में इस केस में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। इंटरपोल से एक इंटरनेशनल अलर्ट इंडिया पहुंचता है और ये केस देखते ही देखते लोकल से ग्लोबल हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन हैंडल करता है इंडिया की टॉप एजेंसी सीबीआई। अब सवाल बदल चुका था, क्या ये सिर्फ एक इंसान था या एक पूरा डिजिटल नेटवर्क? जानते हैं इस केस को बिल्कुल बारीकी से, कैसे छोटी छोटी मासूम लड़कियों का मिसयूज किया जाता था। बने रहे वीडियो में मेरे साथ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन केस की जहां एक मैरिड कपल ने 10 साल तक सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया और अपने क्राइम को डिजिटल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। ये सिर्फ अब्यूज का केस नहीं था, ये डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का केस था। इसके एक्यूज थे राम भवन और उनकी वाइफ दुर्गावती। राम भवन उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर थे। एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय, रिस्पेक्टेबल पोजीशन, यानी सरफेस पर बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी। लेकिन इसी नॉर्मल इमेज के पीछे एक हिडन पैटर्न चल रहा था। राम भवन हमेशा डिस्ट्रिक्ट चेंज करता रहता था, कभी बांदा, कभी हमीरपुर, कभी चित्रकूट। हर जगह रेंट पे जाके रहता था। ये रैंडम नहीं था। रेंटेड हाउस का मतलब नो स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, नो परमानेंट नेबर एंड नो डीप सस्पिशन। उसकी जिंदगी बस यही थी, आज यहाँ तो कल वहाँ, और इसी मोबिलिटी ने उन्हें शील्ड दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि दुर्गावती एक्टिवली इन्वॉल्व थी। दुर्गावती का काम था विक्टिम को ट्रस्ट दिलाना, गिफ्ट देना, इमोशनल कनेक्शन बनाना और फैमिलीज को मैनिपुलेट करना, और अगर जरूरत पड़े तो ब्लैकमेल भी करना। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अब्यूज नहीं था, ये रिकॉर्ड होता था और बेचा जाता था। रिकॉर्डेड कंटेंट डार्क वेब पर अपलोड होता था, इंटरनेशनल बायर्स तक पहुंचाया जाता था। चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील और अफगानिस्तान, यानी एक छोटे से गांव का क्राइम ग्लोबल डिजिटल मार्केट तक पहुंच चुका था। इस स्टेज पर यह क्राइम एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन मॉडल बन चुका था। अब समझते हैं कि ये कैसे होता था। ये इम्पल्सिव या सडन एक्ट नहीं था। 2010 से 2020 तक पूरे 10 साल एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता था। पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, गिफ्ट दो, इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करो, आइसोलेट करो, फिर गंदे वीडियो रिकॉर्ड करो, साइलेंस इन्फोर्स कर दो, और बार बार यही साइकिल रिपीट होता रहता था। यहाँ सवाल ये भी बनता है कि सिर्फ छोटे से गांव ही क्यों? क्योंकि यहाँ पॉवर्टी हाई है, अवेयरनेस लिमिटेड है, डिजिटल लिटरेसी कम है। ये फैक्टर्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जब अवेयरनेस कम होती है तो एक्सप्लॉयटेशन डिटेक्ट होने में टाइम लगता है, और जब पॉवर्टी होती है तो मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। उनका सबसे बड़ा हथियार था रेंटेड हाउस, नो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज, नो लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी, और ये सब मिलकर उनको इनविजिबिलिटी दे रहा था। लेकिन हर नेटवर्क में एक वीक लिंक जरूर होता है, और यहाँ भी था। इस केस में टर्निंग पॉइंट आता है दिल्ली से। दिल्ली में एक नीरज यादव नाम के बंदे को अरेस्ट किया गया। वो भी एक इंजीनियर था और राम भवन की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहा था। लेकिन जब उसे 2020 में अरेस्ट किया गया, उसके डिवाइस में डिजिटल एविडेंस मिले, ईमेल, शेयर फोल्डर्स, डिजिटल ट्रेल्स, और यही डिजिटल ट्रेल्स सीधा कनेक्ट हुआ राम भवन और दुर्गावती तक। फिर अक्टूबर 2020 में इंटरपोल ने सस्पिशियस इंडियन नंबर्स फ्लैग किए, और 31 अक्टूबर 2020 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने केस ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया और चार्ज लगाए पीओसीएसओ एक्ट। ये एक्ट स्पेशली माइनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। फिर रेड्स हुई, रिकवरी में मिला मल्टीपल फोन्स, लैपटॉप,
हार्ड डिस्क, dozens of videos, hundred of image, कैश। इन्वेस्टिगेशन पूरे 45 दिन तक चली। ऑफिसर्स इस गाइड में ग्राउंड पर काम करते रहे, लोकल पैटर्न समझा गया, ट्रस्ट गेन किया। ये कॉम्बिनेशन था अर्बन डिजिटल ट्रेसिंग, रूरल फील्ड इंटेलिजेंस, तब जाके नेटवर्क ब्रेक हुआ। इस केस में 33 से भी ज्यादा लड़कियां विक्टिम थी, जिनकी उम्र 3 से 18 साल तक बताई गई है। मेडिकल एग्जामिनेशन हुए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी गई और बड़े बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व होने लगे, जैसे एम्स दिल्ली। लेकिन ट्रॉमा सिर्फ फिजिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। फैमिलीज ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी पॉवर्टी में, उन्हें सोशल स्टिग्मा भी फेस करना पड़ा। ये सिर्फ क्रिमिनल का पनिश करने का केस नहीं था, ये विक्टिम को सपोर्ट देने का भी केस था। ये केस 2010 से 2020 तक अननोटिस रहा। इस केस में 74 विटनेस थे, 25 विक्टिम्स या उनके रिलेटिव। फिर 20 फरवरी 2026 में कोर्ट ने फैसला सुनाया और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा। यहाँ एक अनकंफर्टेबल रियलिटी है, 10 साल तक क्राइम चलता रहा और 6 साल लग गए उसको जस्टिस तक पहुँचने में। ये कहानी सिर्फ एक कपल की नहीं थी, ये कहानी थी सिस्टम लूप होल्स की, डिजिटल एनोनिमिटी की और वल्नरेबिलिटी की। लेकिन ये कहानी रीसाइलेंस की भी है, उन लोगों की जो प्रेशर के बावजूद बोले और उन एजेंसीज की जिन्होंने 10 साल पुरानी साइलेंस तोड़ दी। अब सवाल सिंपल है, क्या हम फ्यूचर में सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे या फिर एक और केस हेडलाइन बनेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसे क्राइम्स आपके सामने लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं फिर एक नए क्राइम के साथ।